के साथ अबुल नस्र इकबाल। जम्मू के कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी फरार हुए। आतंकवादी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। आतंकी हमले में सेना के ट्रक को टारगेट किया गया था जिसमें 5 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले को 3 से 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। इस साल जम्मू में होने वाला ये 9वां आतंकवादी हमला है। कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होने के बाद आतंकी जम्मू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की बात की थी और इसके बाद से ही आतंकी हमलों में तेजी आ गई है। अब तक जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कोई संगठन नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार जैश-ए-मोहम्मद की ब्रांच कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके जवानों पर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसका सीधा मतलब है कि ये राइफल और इसे चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने इन आतंकियों को दी है। इन आतंकियों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दिलवाई और अब आईएसआई और पाकिस्तान कश्मीर को छोड़कर जम्मू को बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर तो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि झूठे वादों और खोखले भाषणों ने कश्मीर में हालात और खराब कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या आतंकी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहते हैं? क्या जम्मू को टारगेट कर आतंकी सेना को चुनौती दे रहे हैं? और क्या आतंकी जम्मू को अपना नया बेस बनाने की फिराक में है? और क्या विपक्ष को आतंकी हमलों के बाद सरकार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस हमले के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल जवानों का इलाज पठानकोट आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने माछेड़ी इलाके में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी अब आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दूं कि बदनौता मछेड़ी का इलाका है जहां पर आतंकियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। दरअसल पहले से जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों ने रैकी करके रखी थी इस इलाके की और जैसे ही इन्हें कल मौका मिला तो इन आतंकियों ने एक इलाके में छुपकर घने जंगल के इलाके में जो बड़े इलाके में फैला हुआ है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही ये सेना की गाड़ी जो है वहां पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग इस पर शुरू कर दी। आतंकियों ने देखा कि सेना के जवान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए। आतंकवादियों ने पहले आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और फिर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि किसी लोकल गाइड ने आतंकवादियों की मदद की थी। इधर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद की एक ब्रांच है। हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। जम्मू में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इस साल के आखिर तक जम्मू से तमाम आतंकियों के खात्मे का प्लान है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू करने की तैयारी हो रही है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आतंकियों की मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। आतंकवादियों की मदद करने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को 1948 में घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी कश्मीर में यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एजेंट्स एक्ट इससे भी सख्त है। जम्मू कश्मीर में एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप से लागू करने की तैयारी है, जिससे आतंकवादियों के मददगारों को उम्र कैद तक दी जा सकेगी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में हुआ आतंकी हमला जम्मू में बीते 81 दिन में हुआ 9वां आतंकी हमला है और आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को अशांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नम्रता शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। राजलक्ष्मी जोशी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल रिटायर्ड हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है।
नम्रता जी, जब जब ऐसा मौका आता है, जब जब कोई आतंकी हमला होता है और कश्मीर में अगर होता है तो उस पर हमने देखा कि सरकार किसी की भी हो, हमने 2014 से भी पहले भी देखा, उस समय भी राजनीति होती थी और अब भी राजनीति होती है। फर्क इतना है कि उस समय बयान आते थे बीजेपी की तरफ से, अब बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम शहीदों की फैमिलीज को श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी देश की सरहदों के अंदर अपनी जानें गंवाई और किस तरह से लगातार ये हमलों में हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी भी शहादतों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से जम्मू को जलाने की तैयारी आतंकवाद द्वारा की जा रही है, इसमें निस्संदेह कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है आतंकवाद की, और एक इंडस्ट्री अगर हम इसे कहें कि अगर टेररिज्म की रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, काली आंख दिखाएंगे। आज वो विदेशी दौरे पे है, दो शब्द भी उन्होंने श्रद्धांजलि के इन शहीदों के लिए नहीं कहे। जिस दिन प्रधानमंत्री अपना 30 की बात किया कर रहे थे और यहाँ शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन हमारे श्रद्धालुओं पे किस तरह से हमला हुआ और हमारे 10 श्रद्धालु वहां शहीद हो गए और 35 से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से वहां घायल हैं। लगातार इन घटनाओं का बढ़ना ये अपने आप में एक चुनौती है। 2014 के बाद, 2014 से पहले जम्मू बिल्कुल टेररिस्ट फ्री जोन था। इसमें आप भी मानते हैं कि जम्मू जो संभाग था उसमें टेररिस्ट गतिविधि बिल्कुल नहीं थी। कश्मीर के अंदर भी इक्का दुक्का थी। 370 नहीं, हटने के जम्मू में बाद जो थी, तमाम इतनी वादे नहीं थे, थी। ये कहना कि बिल्कुल नहीं थी गलत होगा। हाँ, कम थी, देखिए, इतनी नहीं थी। आप देखिए जिस तरह से रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, स्टिकी बॉम्ब्स का मिलना, आईडी ब्लास्ट का मिलना, ये अपने आप में आप देखिए ना, लगातार 8 जुलाई से शुरू कर लीजिए। कठुआ लोही मल्हार में ये हमला हुआ है, मशेडी के अंदर। देखिए जम्मू कश्मीर एक हिली टेरेन है, हम जानते हैं कि ये उस तरह से प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ छुपने के जंगलात बहुत है। लेकिन ये चुनौतियां शुरू से हमारे देश पे रही हैं। लेकिन फिर भी कठुआ में कभी हमला नहीं हुआ, ये पहला आतंकी हमला है कठुआ में जो हुआ हो। कठुआ में इससे पहले हीरानगर में हुआ, जिसमें एक सिविलियन को मारा गया। उससे पहले एक बच्चा मारा गया था। इस तरह की गतिविधियां, क्योंकि बॉर्डर लगता है कठुआ का पाकिस्तान के साथ, तो वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसमें सुरक्षा में चूक जो है, इसको ये दरकिनार नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं देखिए, आज भी मोदी जी कहते हैं कोई घुसा नहीं। मैं सबका कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर सबके पास एक पहले जाता हूं। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, राहुल जी भी और राजन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको, ऑपरेशन ऑल आउट हम लगातार सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चल रहा है, सख्त कानून भी बना दिए गए, शिकंजा भी कस दिया गया है, टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरह से सरकार एक्शन में है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक महीने में 5-5 वारदातें होंगी जो सीधे सेना को नुकसान पहुंचाएंगी, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या वजह मानती हैं आप? जी नमस्ते। और सबसे पहले जो हमारे जो शहीद हैं उनको मेरा नमन और मेरी श्रद्धांजलि। और ये जो भी ये बहुत ही दर्दनाक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये इसको हम कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और देखिए, इस पर जरा सी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये मैं देख रही हूँ कि खास करके जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार जब शपथ ली, उस दिन से लेकर जैसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही रही है, जैसे ये कोई एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जैसी नजर आ रही है। वो ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स वगैरह वो पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजी रहा ही है, तो वो इसमें उनका वो नया कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई उनका स्ट्रैटेजी नजर आ रहा है जहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है कि ये जो कठुआ है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये एलओसी का नहीं है भाग। तो राहुल लाल जी, आपका कमेंट, ऐसा है ओपनिंग कमेंट। नहीं, ये एक मिनट मुझे आऊंगा आपके पास। राजलक्ष्मी जी, मैं सबके कमेंट ले लूं शुरुआती जी। सभी सेना के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उन लोगों ने। देखिए, इन मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत आवश्यक है कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम जो नीतियां बनाई गई हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स के साथ क्या कोई गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि देखिए, दो बड़ी चीजें होंगी।
आपको याद होगा कि जब पूरे देश भर में उस समय 2016 में नोटबंदी की गई, तब भी कहा गया कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बड़ा कदम है ये, और वो कदम उठाया गया। 370 हटाने के बाद भी कहा गया कि आतंकवाद की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए कदम उठाया गया है। जो संसद में उसमें गृह मंत्री का बयान था, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था। लेकिन देखिए, चीजें काफी दुखद है। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाएं चलती थी, लेकिन जिस तरह से वो जम्मू जैसे जगह पे वहां पर लगातार ये घटनाएं घट रही है, और अगर पुराने ढंग से भी देखें 2021 से टारगेट किलिंग की भी घटनाएं पैरेलली चलती रही हैं इस साल तक। लगातार कहीं कहीं तो 2 तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे स्थिति में सोचना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को कि कहां पे उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान दोषी है तो फिर उस पर मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए खुलकर। जी चलिए, राजन जम्वाल साहब, सेना को नुकसान हो रहा है, लगातार सेना टारगेट पर है और सीधे अटैक सेना पर हो रहा है। सेना के शिविरों पर हमला हुआ, सेना के काफिलों पर हमला हुआ, वाहनों को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। क्या मानते हैं आप कि आतंकियों ने इस बार जो कश्मीर से हटकर जम्मू को टारगेट किया है, कोई खास उनकी स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? देखिए, ये जो कहना कि जम्मू में कभी आतंकवाद संबड़ी, अभी कोई थोड़ी देर पहले बोल रहा 2014 से पहले बिल्कुल यहाँ पे सेफ था जम्मू में। जो भी 97, 98, 99, 2001 तक जम्मू के पुंछ रजौरी में काम कर चुके हैं, हमें पता है, हमने देखे हैं 40-40 के ग्रुप। वो इंतहा थी टेररिज्म की, मतलब कश्मीर का उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो अलग बात है 2004-5 तक हमने इसको रोल बैक कर दिया। रोल बैक करते हैं कि पीर पंचाल के उस तरफ सिर्फ कश्मीर में कर दिया। कश्मीर में थोड़ी देर चला क्योंकि वहां लोकल सपोर्ट ज्यादा अवेलेबल थी। पर 2005-6 आया, पॉलिटिकल डिसीजन थे कि आर्मी को साउथ कश्मीर से निकाल दो। क्या नतीजा हुआ सबको पता है। सो लेट मी नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल, वो करके कि भी उसको गलती, उसकी गलती, ये करके आज ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, सब हो रहा है, ठीक हो रहा है, सही जवाब दे रहे हैं। पिछले 48 घंटे में आप पाकिस्तान में देखिए 9 हमले हुए हैं टोटल। मैं अभी गिन रहा था, कम से कम 9 सिक्योरिटी फोर्सेस कंफर्म्ड किल है। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर, आगरा, बन्नू, कराची, कोटा, तुर्तब, मिस्के और खुद्दार, इतनी जगह 9 जगह पे हुए हैं हमले। तो वो भी अपना ऑपरेशन चल रहे हैं। नो व्हाट, उनको लगता है कि शायद हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेररिज्म खत्म होने के बाद जैसे आग के शोले लास्ट में थोड़े से भड़कते हैं, बुझने से पहले है, अब वो कार्रवाई चल रही है, देयर प्रेशराइजिंग। और जम्मू रीजन में क्यों उनका इंटरेस्ट है? कश्मीर रीजन में वो डिफॉल्ट गए थे। ओरिजिनल इंटरेस्ट इनका, अगर उनका ऑपरेशन पढ़ो, इट वॉज ऑलवेज इन जम्मू रीजन, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज यहाँ है, मिनरल यहाँ है। कश्मीर में एब्सोल्युटली जंगल नहीं है, वहां पे थोड़ा सा मतलब जंगल उनके साइड के पहाड़ी इलाकों में, बीच की वैली इक्वलेंट क्लेन है। वहां जो टेररिस्ट है एकदम पहचाना जाता है। जो मैक्सिमम टेररिस्ट आते हैं ये पी और जेके के इलाके से आते हैं, जो कि जम्मू के इलाके में भूषा, वेशभूषा, कल्चर सब कुछ मिलता है। प्रॉब्ली काफी लोगों को पता नहीं है, बट बिल्कुल मिलता है। वहां का आदमी अगर जम्मू के इलाके में चला जाए, बाजार में घूमे, तो जब तक कुछ वो बात ना करेगा तो पता नहीं लगेगा कि बाहर का आदमी है करके। बट कश्मीर में एकदम पहचाना जाएगा कि नॉन कश्मीरी है। ये सब कारण थे। तो ओरिजिनल इंटरेस्ट शुरू से जम्मू में था। ये लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि मीडिया को हर वक्त हर चीज कश्मीर कश्मीर। राकेश जी का कमेंट ले लेता हूं, ऑल अबाउट जम्मू। ठीक है राकेश जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगा कि ये हमले जो जिनमें बढ़ोतरी हुई है, ये इसकी वजह क्या है? और खास तौर से जो जम्मू रीजन में एकदम से ये आतंकी हमले बढ़े हैं, और 1 महीने में 5वां हमला घाटी में और 4था ये जम्मू रीजन में है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं। और ये कहना ही नहीं, सिर्फ मैं कहूंगा कि उनके बलिदान को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बदला लेंगे। लेते आए हैं, मारते आए हैं। अभी इसके साथ में आपने बोला कि ये जो मिलिटेंसी है वो हमारे जम्मू खित्ते में क्यों आई है, ज़्यादा आ गई है। जैसे कि पहले वाले प्रवक्ता ने भी कहा कि ये एक वक्त था 90 का, 2000 के दशक तक था, कि जब पुंछ, रजौरी, गोल गुलाबगढ़, रियासी और ऊपर का इलाका ये एक गढ़ माना जाता था। उसको धीरे धीरे करके यहाँ से खत्म कर दिया गया। फिर कश्मीर के बीच में उनको खदेड़ दिया गया, और कश्मीर में भी ऑल आउट ऑपरेशंस के बाद में उनको साउथ कश्मीर में, आप देखिए अभी जितनी घटनाएं होती हैं साउथ कश्मीर में ही होती हैं। और साउथ कश्मीर में कहां से लोग जाते हैं?
ये आप देखोगे शॉर्टेस्ट रूट जो है वो जम्मू रीजन से, यानी कि यहाँ आईबी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जम्मू से लेकर कठुआ तक का, ये शॉर्ट बन्नी मछेड़ी से भद्रवाह से होता हुआ ऊपर को जाता है या रियासी वाले इलाके से जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि दो कारण हैं इसके, ये क्यों हुए हैं। पहला ये है कि जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ है, वहां हमने चाइना के साथ में प्रेशर बनाने के लिए कुछ यहां पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी इसको थिन आउट किया। यहां पर जैसे कि यूनिफॉर्म फोर्स थी और थे, यहां से जब उठाया तो ये एक पाकिस्तान को एक मौका सा मिल गया और उसने इस इलाके में फिर से दोबारा से ये दोबारा शुरू किया, यानी कि एक वॉइड हो गया, एक वैक्यूम हो गया, जिसके कारण हुआ। ये सब जानते हैं कि हमने गलवान हमारे लद्दाख फ्रंट के ऊपर में चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हमने एडिशनल फोर्स। लेकिन चलिए अगर इस बहस में ना भी पड़े कि जम्मू में हो रहा है कश्मीर में नहीं हो रहा है, पहले जम्मू में होता था कश्मीर में नहीं होता था, कहां आतंकियों को खदेड़ा, अगर इस बहस में ना भी पड़े तब भी ये है, ये हकीकत सामने आ रही है कि हमले हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं और सेना को नुकसान हो रहा है। देखिए, ये हमले जरूर हो रहे हैं और ये जो मिलिटेंसी होती है इसके बीच में ये एक, मैं कहता हूं, एक ग्रिड होता है, जो एक डायनामिक ग्रिड होता है। एक जगह जब करते हैं दूसरी जगह जाते हैं, प्रेशर एक जगह होता है दूसरी जगह, तो ये छुटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी। जैसे पहले प्रवक्ता ने भी कहा कि जो हमने उनको ज्यादातर, आप ये कोई भी नहीं झुंझला सकता कि 370 के बाद में ओवरऑल मिलिटेंसी ग्राफ बिल्कुल डाउन आया है। कश्मीर के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए ज्यादातर साउथ कश्मीर में हुए, 2-3 दिन में सारे के सारे मारे जा चुके हुए हैं। और जम्मू के इलाके में क्योंकि वॉयड था, ये पुंछ रजौरी से चलता हुआ फिर रियासी में आया, रियासी से कठुआ में आया, जो चिंताजनक है, हमें आज सोचना पड़ेगा। तो ये कारण इसके 2-3 हैं और वो पहला कारण, चलिए आपने 370 का जिक्र किया, राहुल लाल जी से कमेंट ले लूं। राहुल जी क्या मानते हैं, 370 के बाद क्या वाकई घटनाओं में कमी आई जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं? देखिए, राकेश जी ने तो एक बड़ी सच्चाई का खुद ही उन्होंने काफी अच्छे से खुलासा किया कि देखिए, जब हम लोग चीन के सेना पे, वहां चीन के साथ हम लोग एक तरह से संघर्ष में शामिल हुए, तो कहीं कहीं यहाँ पे सेना का डिप्लॉयमेंट जो है कि हमारा वो कम हुआ, क्यों हुआ वो डिप्लॉयमेंट। और ये चीज सोचने की जरूरत है कि कोरोना काल के समय में सेना में कम से कम एवरेज जो एक तरह से 60,000 लोग रिटायर कर रहे थे, तो कम से कम मान के रखिए कि 1,80,000 वो भर्तियां नहीं हुई। नंबर 1 चीज। नंबर 2, उसके बाद अग्निवीर आ चुका है। अग्निवीर आने के बाद से सेना में फिर अस्थायी भर्तियां कितनी कम रह रही हैं। तो आपने सेना में कहीं कहीं जो कटिंग हो रही है उसका परिणाम भी है। यहाँ पे ये मानने की जरूरत है, हम लोगों के पास सुरक्षा चुनौतियां हैं और ऐसे मामलों पे सरकार जिस तरह से सेना के मामले में कहीं कहीं कटिंग कर रही है, बजट कटिंग कर रही है, वो एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं खुल के एक चीज और यहाँ पे रखूंगा, एक तथ्य कि 370 को लेके जो बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए थे, उस समय तक तो वो दावे हम लोगों को सही दिखे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी उसी रूप में दिखे? कश्मीरी पंडितों की वहां पे पुनर्वापसी का बात हो, उस मामले पे सरकार के जो दावे वादे थे उस जगह पे सरकार जो है कि खड़े उतरते हुए नहीं दिख रही है। तमाम मैंने पहले कहा कि टारगेट किलिंग, जिस समय वहां पे सुरक्षा काफी सख्त थी, तब भी टारगेट किलिंग की लगातार घटनाएं हो रही थी। वहां पे अलग अलग मजदूरों को वहां पे मारा जाता था, दूसरे रीजन के लोगों को चुन चुन के उनकी हत्याएं की जा रही थी। जो दावे थे संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह जी का, चाहे वो दावा जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो, मैं तो ये भी चीज कह रहा हूँ अबुल जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये सरकार कर रही थी। 31 सितंबर तक में इलेक्शन कराना था वहां पे, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संभवतः अब जल्दी वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसी समय वहां पे विधानसभा के चुनाव लेने चाहिए थे। जी राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की कहानी को खूब अच्छा शुरुआत करने का समय था वहां पे, कि आप हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू कर सकते थे। और जम्मू कश्मीर में चुनाव, लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने देखा है कि वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया बोल जी उसमें। तो मुझे लगा कि कुछ कहीं कहीं प्लानिंग में पॉलिसी के अंतर्गत सेना काम सामने से कर रही है, पॉलिसी के अंतर्गत सोचना पड़ेगा। ठीक है राजलक्ष्मी जी, राहुल लाल जी की बात आपने समझ ली होगी कि 370 भी हटाया गया, केंद्र शासित प्रदेश उसको कर दिया, तमाम कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद थमी नहीं, बल्कि और एक अलग ट्रेंड चल गया, वहां पर टारगेट किलिंग होने लगी। जी देखिए, मुझे इसमें 3 कारण नजर आ रहे हैं।
और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा-सा वक़्त देंगे, ये सब जो थोड़ा-सा विस्तार में जी बताऊँगी। जी बताइए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये कठुआ जो है, ये एलओसी के पास न होते हुए ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आता है। तो मुझे ये ऐसा नज़र आ रहा है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो उनका सिचुएशन है, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट हो, वो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर ये कठुआ की तरफ आए, और ना कि एलओसी की तरफ, जहाँ पर उनको थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो ट्रूप्स है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो। चलिए, तो वो ये उनको बात तो उनको ये हमारे साथ एक दो एक ही डिफेंस बात है। एक्सपर्ट हैं राजलक्ष्मी जी, हम तो बात कर रहे हैं जी, पॉलिटिकल बिल्कुल। विल की। और पॉलिटिकल जिस तरह और से 2 विषय हैं। ऑर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरह से नीतियां बन रही हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जी, जो बिल्कुल। पॉलिटिकल विल और 2 कन्विक्शन में तो विषय हैं। बिल्कुल कमी नजर आती है। जी, मुझे देखिए, एक बार मुझे और 2 पॉइंट्स बताने तो दीजिए। और 2 विषय हैं कि ये जो आपको अगर याद होगा कि नवंबर 2023 में 2023 में लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर हुए थे रियासी में। तो देखिए, ये जो है, ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एक विषय है, जो ये जो रिसोर्सेज है, ये हमारा विश्व में 7वां सबसे बड़ा रिजर्व है ये लिथियम के लिए। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये विषय हो जाएगा। तो ये इसीलिए पाकिस्तान का इसके ऊपर भी नजर है। और तीसरी बात, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना हो। तो ये चाहते हैं कि ऐसा नजर आए कि यहाँ पर शांति नहीं है, और 370 का यहाँ पर असर नहीं हुआ है। तो ये दर्शाने के लिए ये जो है, ये बार-बार ये इस पर अटैक किया जा रहा है। नहीं और नहीं, ये ये जो तो एक अटेम्प्ट नैरेटिव है देखिए, कि ये अटेम्प्ट तो पाकिस्तान अपना हक समझकर करता है और करता रहेगा। अब हम उसको दोष देते रहें, उसको दोष देते रहें, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। भाई पाकिस्तान तो करेगा, बिल्कुल। है ना। Can I लेकिन speak? भारत भी जी, तो भारत भी नम्रता तो जी, उसकी तरफ नम्रता अपना जी को अपना बोलने जो दें। है एफर्ट किए ही जी, जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं डिप्लॉयमेंट जो जम्मू है की रहने वाली हूँ उसकी और यहाँ की पृष्ठभूमि से भली भांति वाकिफ हूँ। 370 पे जो पीठ थपथपाते थे कि बहुत बड़ा एक कदम है, और हमारा विलय जो भारत के साथ 1947 में था, वो पूर्ण विलय नहीं था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, जबकि बिल्कुल ये झूठ फैलाया गया। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है। 370 के बाद इन सब आतंकी हमलों में बढ़ोतरी भी हुई है, और मुझे ये लगता है कि भाजपा ने इस चीज को खुद माना है। जिस तरह से 3 संसदीय सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं किया, अपने एक भी वहां से कैंडिडेट ये खड़े नहीं कर पाए, इन्होंने वहीं से अपनी हार को मान लिया और माना कि 370 को हटाना या इस तरह के जो सेफगार्ड जम्मू कश्मीर से हटाए गए, वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था जो उठाया गया। मैं आपसे दोबारा से आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू के अंदर ये घटनाओं का बढ़ना लगातार, जिस तरह से हमारे से पहले जो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, मैं उनके साथ कुछ बातों में इत्तेफाक रखती हूँ कि 2014 से पहले जिस तरह से इन चीजों में कमी आई, जम्मू के अंदर आतंकवाद 2004 से पहले था, बिल्कुल था, लेकिन उसको बिल्कुल किस तरह से खदेड़ा गया जम्मू रीजन के अंदर से, और कश्मीर के अंदर वो छुटपुट घटनाएं किया करते थे। लेकिन लगातार इन घटनाओं का बढ़ना, कहीं ना कहीं इनका जवाबदेही आज इस भारत की सरकार को देनी होगी और बनती है। इसमें आप कहते हैं कि पॉलिटिकल विल, बिल्कुल पॉलिटिकल विल की आज कमी आती है। कांग्रेस का ये स्टांस रहा है, ये कहते हैं कि 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। हम कहते हैं हमारा 1 सर भी क्यों जाए, हमारे फौजी आज सरहदों के अंदर शहीद हो रहे हैं। मैं खुद एक ऐसी कॉलोनी के अंदर रहती हूँ जिसे सैनिक कॉलोनी कहते हैं, जब ब्रिगेडियर जनरल से लेके छोटे से छोटा फौज का सिपाही रहता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब ये हमारा ये करगिल वॉर हुई, उसके दिन जो शहादतें हुई हैं, वो मेरी इस जगह से भी बहुत सारे कर्नल मेजर शहीद हुए हैं। मैं अच्छी भली भांति जानती हूँ कि किस तरह से क्या हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सरकार के अंदर वो पहली सरकारों में इस तरह से नहीं रही। इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना दिया। आज भी उस पॉलिटिकल विल की जरूरत है, उस कन्विक्शन की जरूरत है। आज जिस तरह से उनकी घटनाओं का बढ़ना, मनोबल बढ़ रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों का, जिस तरह से ये आज पाकिस्तान का मनोबल बढ़ गया, कहीं ना कहीं चीन, जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारी सैटेलाइट जो पिंगविंग जो झील के किनारे आज उसने बंकर बना लिए, और खाली बंकर नहीं, जहां वो तमाम विस्फोटक जमा कर सकता है,
गांव बसा रहा है, और पाकिस्तान को क्लीन, चाइना को वही हमारे प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं कि कोई अंदर ठीक है, आया नहीं। ठीक कहीं है। ना कहीं उसने राजन जी। चाइना का भी दिल बढ़ा दिया राजन जी, हमारे अंदर चलिए, से। अब कुछ दो बातें, मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ दो बैठे देखिए, हैं, और उनसे भी कर चुनाव लेता हूं। चुनाव एक मिनट, ठीक है। चुनाव जिसकी लतार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, जब से वो चुनाव का यहाँ पे मुझे लगता है कि कहा गया है कि सितंबर तक चुनाव होंगे, इन तमाम चीजों का बढ़ना, हमने तो कहा था लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव करवाइए, ताकि हमारी अपनी स्टेट, इस जो गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करे कि आतंकवाद का टूथ एंड नेल किस तरह से फाइट किया जाए, ठीक वो है। भी पूरा कंट्रोल करे। ठीक है, लेकिन चलिए। आज कहीं ना कहीं सिविलियंस एज वेल एज फौजी जो चलिए, मारे ठीक है। जा रहे हैं, राजनीतिक ये बहुत दुखद है, और राजनीतिक इनकी रूप से जिम्मेवारी आप सरकार को कह रही लेनी हैं कि होगी पॉलिटिकल नैतिकता विल के की आधार कमी पे। है। ठीक है, ठीक है। मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। मैं जरा डिफेंस एक्सपर्ट से एक बात जानना चाहता हूं। राजन जी, बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी यहां हो सकते हैं। जो इलाका है वो जंगल वाला इलाका है, थोड़ा सा पठार है, बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं होगी, कठुआ का मामला है क्योंकि, तो लेकिन पठार है और जंगल है। और यहाँ पर जो फायरिंग हुई वो बताया जा रहा है कि जो स्नाइपर राइफल है उससे यहाँ पर फायरिंग हुई। अब दो सवाल यहाँ पर बनते हैं कि एक तो ये कि इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली, जाहिर है पाकिस्तान से मिली, पाकिस्तान ने इनको यहाँ भेजा। अब इतना साजो सामान लेकर, इतना हथियार लेकर कठुआ में आ जाना, कहाँ से आए होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। क्या बॉर्डर से ये आए, क्या कश्मीर घाटी से ये इतना लंबा रूट तय करते हुए कठुआ पहुंचे? ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चाएं चल रही होंगी इस समय। आपने बिल्कुल सही किया। इनफैक्ट मेरे को थोड़ा सा हो रहा था कि ये पूरा डिस्कशन पॉलिटिकल साइड में जा रहा था, उसकी गलती, नहीं, उसकी मैं गलती, इसीलिए आपके पास और हम ठीक थे, वो गलत थे। तो हाँ बिल्कुल, तो मैं उसमें थोड़ा सा हो रहा था कि भी इसको ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। एनीवे, आपने सवाल उठाया कि ये देखिए, खाली कठुआ सांबा इधर का नहीं, पूरे पंजाब का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर, इस वक्त वहां पे लगातार आर्मी नहीं डिप्लॉय कर सकते आप, उतनी आर्मी है भी नहीं है आपके पास। और वहां से आपका मतलब बॉर्डर पार करके आना और अंदर आके किसी भी व्हीकल में मतलब गाड़ी में बैठ के कठुआ तक आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पहले भी ये बहुत बार पकड़े गए ट्रकों के अंदर, कैसे भी करके, सो मतलब, और टनल्स बनाई हैं उन्होंने, कितने कितने साल से, कितनी तो बीएसएफ ने डिस्ट्रॉय करी हैं। सो देयर इज ए इंट्रिकेट नेटवर्क जो वहां तक जाता है। एंड तीसरी बात, अभी यहाँ पे उन्होंने मर्सनरीज हायर करने शुरू कर दिए हैं। अभी जो लेटेस्ट इनपुट आ रहे हैं कि ये जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं, दे आर मर्सनरीज, मतलब कि ये कोई रिलीजियस बाइकॉट्स नहीं है उनको करके, इनको सीधा शुद्ध पैसे की बात है। ये करोगे इतने लोग मारोगे, यह करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो आउटराइट मर्सनरीज हैं। ना जो मर्सनरीज की इंडक्शन है, इसकी वजह से टेररिज्म में मतलब थोड़ा सा उछाल आएगा, क्योंकि उसको पैसे ही मिलते हैं अपना टारगेट फिट करने की। जब तक वो उतने लोग नहीं मारेगा उतनी जी शायद उनका संपर्क हमसे टूट गया है। राकेश जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जो जमाल साहब कह रहे हैं, राजन जी, कि किस तरह से यहां पर आते हैं, ये रूट कौन सा हो सकता है उनका? अगर पाकिस्तान से आते हैं तो रूट कौन सा हो सकता है? और अगर ये स्थानीय ही आतंकी हैं, तब भी इतना साजो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना डिप्लॉयमेंट वहां पर सेना का है। देखिए, पहले तो मैं बाकी प्रवक्ताओं को भी बता दूं कि मैं भी जम्मू का रहने वाला हूं, सन ऑफ सॉइल हूं, यहीं पैदा हुआ था, और एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल 40 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूं। और उसके बावजूद मैंने 10 साल, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका है, चाहे वो कश्मीर का इलाका है, उसमें हर एक जगह में सर्व किया है। और मैं जैकलाई का सोल्जर हूं, तो शायद बाकी लोगों से ज़मीनी चीज़ों को ज़्यादा जानता हूं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स पहले करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है, इसमें कोई किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि 370 हटने के बाद में ओवरऑल जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हुए हैं। हाँ, माना कि जो कश्मीर के बीच पहले जो जम्मू के खित्ते के बीच में था, इसको खदेड़ के हमने कश्मीर में कर दिया था, और वहां पर भी साउथ कश्मीर में कर दिया था। और यहां हमारा वॉइड, जैसे मैंने बोला कि वॉइड होने के कारण, क्योंकि लद्दाख फ्रंट पे जाना पड़ा, तो उसका फायदा लेके वहां से यहां को
पाकिस्तान ने कैलिब्रेट की अपनी, जो उसने अपनी यहाँ पर स्ट्रेटजी इसने की है। अभी जो इन्फिल्ट्रेट कहाँ से करते हैं, आपने मुझे ये पूछा। यहाँ पर दो डोमेन हैं, एक तो LOC डोमेन है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर की डोमेन है। जो LOC डोमेन है वो हमारे पुंछ, राजौरी, अखनूर के ऊपर से लेकर वहां पर एक रेगुलर आर्मी डिप्लॉयड है और वहां इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए नए रास्ते इजाद किए गए हैं। दूसरा है IB सेक्टर। आपने देखा होगा कि जम्मू से लेकर कठुआ तक के यहाँ पर नदी नाले जो है IB के साथ साथ में पैरेलल चलते हैं और यहाँ से पहले भी काफी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हुई है। मैं ब्रिगेडियर था वहां पर पठानकोट के सेक्टर में, ये मेरा इलाका था। बनी मछेड़ी में मेरे वहां पर कंपनी रहती थी और वहां पर मैं 2006-07 की बात कहता हूं, वहां कब ने कितने मिलिटेंट मारे थे। तो ये जो उनका दोबारा से यहां पर रिवाइव करने का एक जो है इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, दो तरीके से होती है। एक तो खराब, जो पहला तो जो है टेरेन है जिसमें कि हर जगह में चेक नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये आपने देखा होगा कि वेदर जब भी खराब होता है तो वेदर खराब का मौका लेकर हम ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि हमारे हर जगह में चौकन्ना नहीं रह सकते। तो इस दोनों चीजों को हमको ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज इसलिए हो रही है कि जो ये आर्क ऑफ मिलिटेंसी है, ये आस्ता आस्ता जम्मू में पहले ये पुंछ में था, फिर राजौरी में आया, फिर रियासी में आया, कभी इस तरफ में आया। मैं ये कहूंगा इसमें लैक ऑफ हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल है। जो आज मैं बता रहा हूं, जब मैं पुंछ राजौरी में था, जब एक कैप्टन था, मेजर था, इंसिडेंट होने से पहले ही हमको पता लग जाता था कि यहाँ इतने लोग आ गए हैं, आप लोग एक्शन ले लो। तो आज कहीं कमी है कि एक मिलाव में। दूसरा जो है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर रही हैं। हमको ये कल्टीवेट करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है ह्यूमन इंटेलिजेंस। तीसरा है कि हमको जो सर्वेलेंस करनी है वो पुराने जमाने वाले सर्वेलेंस चले गए, नाइट विजन डिवाइसेस हैं। अभी तो नए जैसे आपने यूक्रेन वॉर में भी देख लिया कि हमें ड्रोन्स की सर्वेलेंस लगातार होनी चाहिए। ये लोअर लेवल तक में उनको डिलिमिटेड करने होने चाहिए और साथ में सुसाइड ड्रोन्स जो बोलते हैं वो हमारे एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्शन करने के बाद में जो मिलिटेंट्स हैं 5 मिनट के बीच में ऐसा खिसक जाते हैं। राजन जी हमारे साथ दोबारा से आ गए हैं, तो इसलिए आप उनको ड्रोन्स के साथ में, उनको सुसाइड ड्रोन्स के साथ में उनको स्ट्राइक कीजिए, क्योंकि वही एक क्रूशियल टाइम होता है जो टाइम का बाद में जंगल में चले गए तो मुश्किल होगा। और मैं आपको एक स्ट्रेटजी बाद में डिलिनेट करना चाहता हूं, जो एक हम लोग आज तक एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी पे चलते रहे हैं, हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी पे आना पड़ेगा। इंसिडेंट होता है, हम सोचते हैं भाई ये क्यों हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ। अरे एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान वो चीज दोबारा करे ना, या ऐसी चीज ना हो। वो उसके 2 पॉइंट बोल के मैं खत्म करता हूं। पहला चीज स्ट्रेटजी में कि डोंट लेट देम इन्फिल्ट्रेट। वो कैसे होगा कि पहले हिट देम एट द लॉन्च पैड्स। अभी अगर हमको कंफर्म्ड होता है हिट देम एट द लॉन्च पैड्स, उसके लिए हमको वी नीड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया हर जगह की सर्विलेंस होनी चाहिए और उसके लिए हमें पेट्रोलिंग, डोमिनेशन वगैरह करना है और उनके लॉन्च पैड में हम ड्रोन से हिट करें। हमारे पास पॉलिटिकल विल है। किसी ने बोला पॉलिटिकल विल नहीं है। अरे हमारे पास में पॉलिटिकल विल है। कौन कहता पॉलिटिकल विल नहीं है? उड़ी के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पुलवामा वो उधर जाके बालाकोट के बीच में एयर स्ट्राइक कर दिया। पठानकोट के मामले में क्या हुआ? पठानकोट के मामले में ISI के एजेंटों को बुला के जांच करवा लिया। हर जगह में हमने पॉलिटिकल विल आपने दिखाया। तो ये लोग जो बोलते हैं ना, इसको पॉलिटिक्स करने की बात नहीं है इसकी। कैसे आप लोग कह सकते हैं? ये मैडम ये आपके कहने की बात है। आप ये बता दो दीजिए, आज से 40 साल पहले तक कौन बॉर्डर पार किया, कौन किसी हमने ज्यादा शायद एक्सपीरियंस है और उम्र भी आज 70 साल की होने मेरे पठानकोट के मामले में ठीक है, पठानकोट ठीक है। नम्रता जी मैं पठानकोट हमले की बात राहुल जी ने उठाई है। पठानकोट हमले की बात राहुल जी ने उठाई है। नहीं थी। देखिए फौज शुरू से सशक्त रही है और फौजी शुरू से शहादत देता आया है। फौज के ऊपर किसी को संदेह, कोई शक नहीं। पॉलिटिकल विल की कमी तब नजर आती है जब 370 का नारा और छाती पीटते हुए हमारे यहाँ पे आपने कितने सारे सिक्योरिटी लैब्स नजर आ रहे हैं। ये सारा पॉलिटिकल। ठीक है राहुल जी, हम लोग ना लिए एक मिनट राहुल जी को बोल करें हम लोग क्या है। देखिए एक चीज मैं कह दूं यहाँ पे
देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक मिनट नम्रता जी, राहुल जी को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा को जब चुनाव से जोड़ा जाता है, समस्या वहां खड़ी होती है। देखिए 2-3 इंसिडेंट हम लोग देख लें। जब पठानकोट का इंसिडेंट होता है, लोकसभा चुनाव था, बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई, देश दुनिया में उसमें तारीफ हुई उसकी। उड़ी के समय में कठोरता के साथ कार्रवाई हुई, तारीफ हुई। लेकिन आप बताइए, पठानकोट के मामले में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI पूरे दुनिया भर में बदनाम है, वो आतंकवाद की गंगोत्री के रूप में जानी जाती है, उसको पठानकोट के जांच में कैसे शामिल कर लिया गया? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये मैं मानता हूं कि पॉलिसी के स्तर पर गड़बड़ी। और अभी मैं ये भी चीज कहूंगा कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं, उनमें तालमेल की कमी। कौन करेगा ये तालमेल का पूरा मामला? और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मैं एक चीज और कह दूं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, वो आरोप देखिए, नंबर 1 आरोप अपने निजी आयोजन में वो सरकारी पैसे से 10 लाख का, एक तो वो आरोप उन्होंने ये जो बातें छोड़ दीजिए, जवाब ये बातें छोड़ दीजिए, यहाँ मत बात जवाब कीजिए। सॉरी, नहीं, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कठुआ हमला और LG साहब कर रहे हैं, क्या डिस्कशन है? ये अरे कहाँ हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज डिस्कशन हो रही है और आप LG साहब को ला रहे हैं, पठानकोट को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इसके बारे में बात कीजिए ना, स्ट्रेटेजी के बारे में बात कीजिए ना। ठीक है राजन जी, मैं राजन जी के पास जाऊं, थोड़ी देर शांत हो जाइए। इंजीनियर राशिद का जीतना UAPA के तहत जो इंसान हवाला ट्रांजैक्शन का जिसपे मामला है, उसका अपने आप में जीतना, ये आपको क्या दर्शाता है? आप कैसे कह सकते हैं कि कमी आई है? अरे भाई यार, ये हवाला आज इतनी सीरियस घटना हुई है, उसमें कहाँ ला रहे हैं ये? अरे ये सरकार दावा नहीं करती थी कि हम केवल फंडिंग के लाइन को रखेंगे। इन्होंने 2016 में नोटबंदी कर सरकार में, तो ये जो इस प्रकार की सरकार देगी तो ये चीजें तो आएंगी उस क्वार्टर में। ठीक है राहुल जी, मैं राजन जी को बोलने दीजिए। राजन जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा राकेश जी भी कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी आ गई, पठानकोट, उरी, सब कुछ आ गया अभी के छोटे से डिस्कशन में। बालाकोट, हाँ बालाकोट, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था राजन जी कि क्या हमारी सेना के पास जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मेरे जहन में आ रहा था, ये आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जैसे रात का समय होता है तो क्या नाइट विजन जो डिवाइसेस होती हैं उनकी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है? क्या ये सब चीज़ें वक्त पे मुहैया होती हैं, नहीं होती हैं? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए बिल्कुल है, इनफैक्ट पिछले 10-12 साल में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडक्ट हुई है एंड नाइट विजन डिवाइसेस, हम तो बिना नाइट विजन डिवाइसेस के भी लड़े हैं। आज आप यूनिटों में जाओ तो मतलब राइट डाउन टू सेक्शन लेवल ये नाइट विजन डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अभी वो यूनिट लेवल पे ड्रोन्स इंडक्ट करने के कोशिश में है। सो जितना ये हो सकता है वो हो रहा है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, जब ये बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपको कैसे पता है कुछ नहीं हो रहा? मैंने इस डिस्कशन के शुरू में ही पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में जो हुआ उसका ब्यौरा दिया था। किसी ने बताया पठानकोट में कुछ नहीं हुआ। आज कितने 20-25 दिन हुए हैं, पठानकोट का जो मास्टरमाइंड था उस बेचारे को इस्लामाबाद में किसी ने शरेआम गोली मार दी। तो अपने आप तो सब कुछ नहीं हो रहा है, और जिन लोगों को शक है कि ये कुछ नहीं हो रहा, शायद आपने कोई डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है करके। और कुछ अभी यहाँ बोल रहे थे कि मैंने कर्नलों की यहाँ पे वो शहीद होते देखे हैं। अब मेरे को कोई कर्नल याद नहीं आ रहा जो कारगिल में शहीद हुआ है, खासकर सैनिक कॉलोनी जम्मू से। अब मैं भी तकरीबन वहीं रहता हूँ। राजन जी, जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये यार ये हाँ, उसका जिक्र क्यों आया? आप क्यों कर रहे हैं उसका जिक्र? देखिए तो मैं बताता हूं क्यों हुआ आया। हम माने ना माने, लेट अस से इट दिस वे कि पाकिस्तान ये यकीन करता है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हम करा रहे हैं, वो ये यकीन करता है। और एक एक दिन में वहां अगर 5-5 जगह पे हमले होते हैं और उनके मतलब दर्जन के ज्यादा होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जवाल साहब, अज़्म इस्तिक़बाल, इसको ठीक मानते हैं कि रोज फौजी शहीद हो रहे हैं यहाँ पे? आप मुझे काउंटर कर रहे थे
सकते हैं? आप मुझे नहीं बताइए। नहीं, आप मेजर देखिए, भगत की आप शहादत आधी हुई, खबर के साथ बात मेजर करते भगत हैं, की अगर आपका शहादत पूरी हुई, खबर हो मेजर तब आपकी बहस भगत कीजिए मेरे साथ, नहीं मेजर तो मेरे को भगत बोलने शहीद दीजिए। हुए मैं अपना नहीं नंबर हुए। दे देता हूँ, आप देखिए, मेरे से loud- अलग आके मिलिए, अलग आके मिलिए। Talk about stats. आप मुझे बताइए कितनी शहादतें हुई हैं 370 के बाद? यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई या नहीं हुई? कृष्णा ढाबा वाले का बेटा मारा आप गया, एक केमिस्ट्री यार अभी का अगर हुई या नहीं हुई? लेबर मैं क्लास अभी को वहाँ से 370 मारा से गया या नहीं पहले मारा गया? और 370 के बाद की कंपेयर करना शुरू कर दूं। मारा गया या नहीं मारा गया? 1990 के बाद इन घटनाओं में दोबारा से एक बड़ा बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? अब ये सब चीजों को अगर आपको लगता है ये मामूली घटनाएं हैं, मैडम, आप तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, मैं देश को रिप्रेजेंट करता हूं। आप मेरे को अपनी बात करने दीजिए, आप बाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू पॉइंट दे देना। आपको तब बोलना था जब 26/11 हुआ था, तब बोलना था आपको अपनी पार्टी को, तब चुप करके बैठ गए, लेकिन तब आप चुप करके बैठ गए। अभी मत बोलिए, अभी मेरे को अपनी बात करने दीजिए। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा है, हमको चलिए, गुस्सा आता राजन है जी को जब राजन जी को पहले बात पूरी करने दीजिए। पॉलिटिकल ले जाते हैं। नम्रता जी, हम सिर्फ पॉलिटिकल में नहीं ले जाना चाहते, नम्रता हर जी, बात को पॉलिटिकल ले जाना है। नम्रता जी, नम्रता जी, पहले पहले मैं आपके पास आऊंगा, दिखाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा। पहले राजन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। गलत बोल रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया था, वो उस सवाल को थोड़ा अपना जवाब वो एक्सप्लेन कर रहे थे। जवान की भी उतनी है। ठीक है, जिसके उनको घर से करने कोई दीजिए। जाति पहले शहादत मैं आप है उनकी ना। बात का जवाब दे देना, पहले उनको बात अपनी पूरी रख लेने दीजिए। राजन जी बोलिए। जी हाँ, मैं बोल रहा था पाकिस्तान में इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है। हम बोलते हैं हर चीज पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ रही है, वहां क्या हो रहा है। देखिए, अभी किसी ने बोला कि वो गंगोत्री है, ये है, वो दुनिया जानती है, FATF तक जानती है कि ये सारा आग पाकिस्तान से लगाई हुई है, और लास्ट में अंत में किसी ना किसी दिन हमको पार जाके ये आग खुद बुझानी पड़ेगी, और नहीं तो हम अपने इलाके में पानी फेंकते रहेंगे। वो ठीक है, टेम्पररी बुझेगी, पर किसी ना किसी दिन जाके वो करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक चीजें शायद बढ़ रही हैं उसकी तरफ, एंड ये कभी ना कभी होगा, क्योंकि उसके बिना अगर हम जीरो टेररिज्म चाहते हैं हिंदुस्तान में या कश्मीर में या JNK में या कहीं भी, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसको सोर्स तक जाके बुलाना पड़ेगा। इसलिए जहां बात होती है पाकिस्तान का नाम आएगा ही। पाकिस्तान में इस वक्त एक एक्सरसाइज चल रही है, अज़्म इस्तेकाम, ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है ना। इसमें बहुत सारे ट्रुप इन्वॉल्व है उनके, एंड बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है इस एक्सरसाइज का। इमरान खान की पार्टी, दूसरी पार्टियां सारे इसका विरोध कर रही हैं। नो, उस विरोध से निकलने के लिए भी एक तरीका है। दूसरा, इस वक्त उनको खतरा है कि जब उनकी फोर्सेस इस बड़ी एक्सरसाइज में हैं शामिल, अफगानिस्तान के ऊपर डिप्लॉयड है, बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है, अगर किसी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो जाती है, हॉट मतलब जैसे जनरल शर्मा ने बोला कि हम लॉन्च पैड पे हमला शुरू कर देते हैं, आर्टिलरी फायरिंग ही दोबारा शुरू हो जाती है आपस में, तो उनको बल्क ऑफ देयर फोर्सेस उनको वापस लानी पड़ेगी। ठीक है, वापस ठीक है, लानी पड़ेगी। आपने एक बात कही कि भी कि हम पार जाना पड़ेगा, लोकली एंगेज रहे, से सीमा के उस पार जाना पड़ेगा। मैं इसका पक्का यकीन करता हूं कि एक दिन पार जाना पड़ेगा। लेकिन एक पक्ष यहां पर ऐसा भी है हमारे देश में जो कहता है कि बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। राहुल जी, आप क्या मानते हैं? बहुत सारे 40 साल बातचीत करी है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आतंकवाद और संवाद दोनों साथ साथ नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, जब ये घटनाएं चल रही हैं तो बातचीत करने का कोई मायने नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस चीज के ऊपर कि सरकार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सत्ता में जो रहेंगे, अब तीसरे टर्म में सरकार है, सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। मामला ये राजनीतिक डिबेट बनाने का नहीं है, मामला है जिम्मेदारी तय करने की, कि आपको जिम्मेदारी पार्टी तय करनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी अगर हम लोग तय नहीं करेंगे तो फिर घटनाएं तमाम घटती चली जाएंगी, फिर इसी तरह की चीजें होंगी। अगर पाकिस्तान में घुसकर भी कुछ अगले कदम बढ़ाने की जरूरत है तो हमें नहीं लगेगा कि देश में कोई इसका विरोध करने वाली है। सरकार जाए, जैसी वो विशेषज्ञों से अपना राय विचार विमर्श करके अपना प्लानिंग बनाए, उसमें कोई इस देश में कोई दो भावनाएं नहीं बनेंगी इसमें किसी भी तरीके से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जम्मू कश्मीर महफूज रहे, हमारी सेनाएं महफूज रहे, उसको महफूज रखना हम लोगों के प्राथमिकता में नंबर 1 का चीज है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि देखिए, वो एक पूर्ण राज्य था, वहां पे केंद्रशासित राज्य है इस समय, वो पूरी तरह से 2018 के बाद से कोई सरकार भी नहीं है, वहां पे इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। और मैंने इसलिए कहा था कि जो उपराज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनके भूमिका पे भी भ्रष्टाचार से संबंधित कई आरोप लग रहे हैं।
पूर्व राज्यपाल जो सतपाल मलिक है, उन्होंने भी देखिए भ्रष्टाचार के विकास योजनाओं में कई तरह की चीजें लगाई थी। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में देखिए, जब वहां पे विदेशी एजेंसियों से लड़ना है तो करप्शन के प्रति भी आपको जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। पूरा फोकस जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के ऊपर होनी चाहिए। इस मामले में मुझे लग रहा है ठीक है राकेश जी, एक बात तो आप मानेंगे, हालांकि ये शुरुआत में कहा था, जैसा राजन जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है और सभी राजनीतिक दलों ने उसका दोहन किया है, उसको एक्सप्लॉइट किया है, इस मुद्दे को, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को। ये तो आप मानेंगे राकेश जी। देखिए, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक लोकेटेड स्टेट है जिसको कि तीन तरफ से, यानी कि पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बीच में सभी का हाथ, मतलब सहयोग होना चाहिए। ये जो हम पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं, करप्शन वगैरह के कर रहे हैं, ये किस जगह में नहीं है, तो हम उन चीजों को इसके साथ में ना जोड़ते हुए हम सिर्फ वो ये तो जुड़ेगा, कि हमारी मैंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हमारी जब तक कि एक स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक जो है वो मुद्दा है जिहाद का, वो एक ऑक्सीजन का, वो एक सर्वाइवल का, वो अटेंशन डाइवर्टर का। तो इसलिए हमें राकेश जी, वो तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था, यूएन में कहा था कि वो 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए। वो तो सुनिए ना, वो तो आगे उनकी तो पॉलिसी है। मेरे कहने का मतलब है, आज जो इंसिडेंट के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसका आगे क्या करना है। कठुआ इंसिडेंट हुआ, पहले वाला इंसिडेंट, हम सभी को जोड़ के कह रहे हैं आगे क्या करें ताकि और ना हो, और वो उन चीजों को ना जोड़ें। तो वो स्ट्रेटजी जो है वो एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है, जिसमें कि सारे भाग लगते हैं, वो गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है, दूसरे भाग होते हैं, तो एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें दो तीन चीजों को जब तक नहीं जोड़ेंगे, एक तो पहला चीज जो है कि सबसे जरूरी है कि 24/7 के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि पुलिस अपना चलती है, आर्मी अपना चलती है, एजेंसी उनको 24 घंटे जिसको फोकस होना चाहिए वो नहीं होता, वो इनको कोऑर्डिनेशन 3 महीने 6 महीने के बाद में होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं पहला वो होना चाहिए, अगर हमने एक सफल आगे करना है इसको। दूसरा, हमको जो है जो और एडिशनल फोर्सेज हैं जो हमारा वाइड हो रखा था रियासी वगैरह के इलाके में, उनको लाना पड़ेगा ताकि ये हालत ऐसी दोबारा से ना हो जाए कि हम इसको बाद में कंट्रोल ना कर सकें। ठीक है। और तीसरा, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी, जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी एक बड़ी खबर जरा हम बता दें, और ये थोड़ी राहत वाली खबर भी है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन तेज हुआ है। डोडा में 3 आतंकियों को घेरा गया है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा है। ये डोडा की घटना है। डोडा में, जो कि खबरें आ रही हैं वहां से, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को यहां घेरा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या खबर है? अजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या खबर है? बड़ी खबर आ रही है डोडा जिला। जी, आपको बता दूं कि डोडा जिला जो है, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब खिते में आता है, वहां पर एक ताज़ा खबर आई है जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। जो जानकारी मिल रही है, 2 से 3 आतंकी जो हैं, एक कलेल इलाका पड़ता है डोडा का, वहां पर छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया और अभी मुठभेड़ जो है वो ताज़ा शुरू हुई है, जिसमें भारी गोलाबारी दोनों तरफ से जो है वो की जा रही है। ये 2 से 3 आतंकी जो है उस जंगल के इलाके में छुपे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इस इलाके में छुपे आतंकियों का सफाया जो है जल्द सुरक्षा बल करेंगे। आपको बता दूं कि 11 और 12 जून को डोडा में ही 2 ठिकानों पर, सुरक्षा बलों के ठिकानों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 के करीब जो सुरक्षा कर्मी थे वो जख्मी हुए थे। जिसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया था और उसके बाद अब डोडा में 3 और आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जल्द ही ये छुपे हुए आतंकियों का सफाया जो है वो सुरक्षा बल करेंगे। और आपको बता दूं कि इस इलाके में, डोडा का जो इलाका है, वहां पर भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी छुपे होने की जानकारी जो है पिछले काफी दिनों से मिल रही थी और खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को इस इलाके में भेजकर ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 3 आतंकी पहले मारे गए थे और अब इन 3 आतंकियों को यहां पर घेरा गया है।
चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम चर्चा भी जम्मू कश्मीर पर ही कर रहे थे, इन आतंकी घटनाओं पर ही कर रहे थे। मेरे साथ तमाम मेहमान, ख़ास मेहमान बने हुए हैं। नम्रता जी, मैं उसी सवाल पर आता हूं जो मैंने पहले किया था अजय जांडियाल के पास जाने से पहले, कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है और इसको जिस तरह से 370 हटाया गया, जिस तरह से नए कानून बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया, उस पर कांग्रेस बहुत कुछ कर नहीं पाई। कांग्रेस अगर बोल भी पाती है तो बहुत दबे अल्फाज में बोलती है कश्मीर को लेकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेशन फर्स्ट रहा है कांग्रेस के लिए हमेशा से, और हमने ही आतंकवाद का, यहाँ से मैंने आपको बताया कि 2002 के बाद 2014 तक जिस तरह से सफाया किया गया आतंकवाद का, वो उस पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से ही था, और विल नजर आती थी तब मनमोहन सिंह जी की सरकार की, जिसने यहाँ पे उसको खात्मा करने में बहुत हद तक हम कामयाब हुए थे, और जम्मू संभाग बिल्कुल आतंकवाद मुक्त हुआ था। आज देखिए, उस समय की मोदी जी बैठ के गुजरात से कहा करते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है। वो फौज पे कहते थे कि फौज पे मुझे पूरा यकीन है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार बहुत कमजोर है। आज वो उनके कुछ मंत्री तो हमारे नेताओं को लाल चूड़ी भेजा करते थे कि चूड़ी पहन लीजिए। आज मुझे लगता है कि जो लाल आंख की बात किया करते थे वो विदेश से दौरों में ही मसरूफ है। 2 शब्द अपनी संवेदनाओं के भी उन्होंने इन शहीदों के नाम नहीं कहे। आज जो हम उन पे प्रश्न उठाते हैं वो इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि जम्मू संभाग बिल्कुल टेररिस्ट फ्री जोन हो चुका था। इक्का दुक्का घटनाएं अगर कहीं होती थी तो होती होंगी, वो भी हमने नहीं देखी। जब हम हमारे बच्चे बाहर जाया करते थे तो वो पूछते थे कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है, तो हमारे बच्चे कहा करते थे जम्मू नहीं है, कश्मीर के अंदर भी अब कम है। हमने देखा कि कमी आई थी। आज जिस तरह से हमारे श्रद्धालुओं पे हमले हुए, 33 श्रद्धालु जख्मी हैं और 10 श्रद्धालु उसमें मारे गए। बस ड्राइवर के ऊपर अटैक हुआ, कॉन्वॉइस के ऊपर अटैक हुआ, रजौरी में हुआ, उसके बाद कल की घटनाएं आप कठुआ में देख लीजिए। लगातार इन घटनाओं का बढ़ना, रजौरी पंच के अंदर, डोडा के अंदर अभी पिछले दिनों अटैक हुआ जिसमें आपने हमारे फौजियों ने बहुत सारे आतंकियों को वहां पे मार दिया। हमारे कितने फौजी शहीद हो रहे हैं। मुझे ये लगता है, जब मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिकल विल की कमी है, वो साफ नजर आती है क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पीठ थपथपाना चाहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया। यहाँ 370 हटने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई, 1990 का दौर भी हमने देखा, तब भी इस तरह से वहां से इस तरह से घटनाएं नहीं हुई थी। जिस तरह से जो वहां ढाबा चलाता था, कृष्णा ढाबा वाला, उसने वहां पे अभी भी अपना बिजनेस रखा था, लेकिन उसके बच्चे को मार दिया गया। एक केमिस्ट जो वहां से तब 1990 में भी विस्थापित नहीं हुआ, उसको मार दिया गया। तमाम जो हमारे बाहर से आए हुए लेबर थे, किस तरह से उनको मारा गया, टारगेट करके मारा गया। रिजर्व कैटेगरी के लोग जो वहां पे नौकरी कर रहे थे, उनको मारा गया। क्या एक सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो एक आम नागरिक की जान माल की सुरक्षा करे? बिल्कुल ठीक कहा। एक मुझसे पहले एक प्रवक्ता बोल रहे थे जिन्होंने कहा कि आज मनोज सिन्हा के ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। उन पे आरोप है कि मिनरल माफिया यहाँ पैर पसार रहा है, और वो उनके नाक के नीचे, मनोज सिन्हा की नाक के नीचे पसार रहा है। उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे इंसान पे जब आप कहते हैं कि आप एक एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, जहां आप एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, वहां पे कैसे एलजी को बिठा देते हैं और गैर संवैधानिक तरीके से आप इस स्टेट को गवर्न कर रहे हैं। कितने देर से आपने स्टेट छीन ली, यूटी बना दी, 2 हिस्सों में हमें भाग दिया, आंदोलित। आज लद्दाख कहते हैं कि चाइना अंदर घुस आया है। राजलक्ष्मी जी को काफी देर से देखिए, मौका मेरी नहीं 2 मिला मिनट है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि लद्दाख में वहां के मंत्री साहब जो वहां के सोशल एक्टिविस्ट है, कब से कह रहे हैं कि हमारी जो वहां पे हमारी जो घास चराई लैंड होती है, जो हमारी वहां पे शेफर्ड्स के लिए जो जगह थी, उसके अंदर आज ये घुस आया चाइना। मोदी जी कहते हैं कि घुसा नहीं। असम के अंदर इन्हीं के सांसद चीख चीख के कह रहे थे कि चाइना अंदर घुस रहा है। आज तो हमारी जो सैटेलाइट, हमारी जो तस्वीरें आई हैं, उसने इसका खुलासा कर दिया। कुछ गांव जो हमारे पास थे 2021 में, उसके ऊपर आज चीन का कब्जा किया। ये अपने आप कहीं ना कहीं कमजोर सरकार की निशानी है, और ये कमजोर सरकार है जो आज नम्रता जी प्लीज जवाब देने के लिए नाकामयाब रही है। ठीक है राजलक्ष्मी, मैं बात कर रहा था राजनीतिक जिस तरह से इस्तेमाल हुआ जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के मुद्दे का, आतंकवाद का, उस पर मेरा सवाल था कि एक संवेदनशील मुद्दा है और तमाम राजनीतिक दल, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को कह लीजिए, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कश्मीर के मुद्दे को, और ज़्यादा बहुत कुछ इस पर बोला इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। क्या आप मानती हैं?
जी देखिए, ये जो 370 हटाया गया वो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो कांग्रेस पॉलिटिकल विल की बात करती है, वो पॉलिटिकल विल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स कर रही है इस विषय नहीं, पे। कांग्रेस पार्टी देखिए, ये बार-बार पूछ रही है कि 370 हटाने से फायदा क्या हुआ? जी, कदम वही जैसा तो। भी था, वो अभी अच्छा था, देखिए, बुरा ये था, वो भाई एक अलग अभी बताएंगे कि इशू अभी है। बहुत देखिए फायदा हो ऐसा गया। है जी देखिए ऐसा है कि उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, जैसे वहां पे जो इंटरनेट कुछ दिनों तक बंद रखा गया और उसके बाद ये भी हुआ। अब आज वहां पर साफ तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ गया है, क्योंकि G20 जो वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया वो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। और जो तिरंगा आप उधर आज लहरा सकते हो, तो वो इसीलिए है कि आज उधर 370 हटा के वहां पे जो बच्चे पथराव करते थे, जो आर्मी पे पत्थरबाजी करते थे, वो आज इंजीनियर वो राशिद का पढ़ाई जीतना कर आप रहे हैं, कैसे लेती है? वो हैं। इंजीनियर देखिए, राशिद का जो देखिए, यूएपीए के कांग्रेस तहत लोग अंदर बात है, कर रहे थे, तो उनका मैं जीतना चुप थी। वहां से, देखिए, उसको आप अपने कैसे समय लेती में हैं? बात करिए। मैं जानना देखिए, चाहूंगी। चिल्ला तो मैं भी सकती हूँ। आप अपने समय में बात करिए। देखिए, ये जो चलिए, है, ठीक मैं है। आपसे ये प्रश्न जब पूछ रही थी कि जब मैं 26 आपसे, मैं जब चिल्ला नहीं 26 रही, मैं सिर्फ 11 आपसे की एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि इंजीनियर जी राशिद के देखिए, जीतने को आप किस तरह से आप लेती मेरी हैं? बात पूरी तरीके से होने दीजिए, फिर बाद में आप सवाल करिएगा और सवाल मेरे से एंकर करेंगे। चलिए, देखिए, जब चलिए एक्शन ही नहीं राजलक्ष्मी लिया, जी, जब क्योंकि इसके समय की कमी बावजूद है, देखिए माफ़ी चाहता हूँ, समय की कमी है, क्योंकि अब प्रोग्राम हमें समापन भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हुआ, राजनीतिक दोहन भी हुआ। बहरहाल जो घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि 1 महीने में 5 घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर घटनाएं जो जम्मू खित्ता है, जो जम्मू संभाग है, वहाँ पर हुई हैं। ये तो अब क्या शिफ्ट हो रहा है आतंकवाद कश्मीर से जम्मू की तरफ, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।